तो नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की, जिसमें हम डील करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस, वो सारी की सारी घटनाएं जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए वीकली एग्ज़ाम के लिए, सॉरी आपके जो आरएस एग्ज़ाम है उसके लिए, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका डेली डोज अनवेलिंग करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। आज हम जो सेशन डील करेंगे वो 6 फैब का सेशन हम डील करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। पुराने वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू से थैंक्स टू डॉक्टर गहलोत एंड Athak sir for his valuable support. Thank you so much. You both are idols for me. And sorry, last 2 days I have not recorded in video. But although all 3 videos recorded by me now, and that is already uploaded, you might get a stream tomorrow by any time. Chalo, let's get started with the first news article on your screen. But before beginning, as I always started, we always start with some good motivations. So here today's motivation is, if your path is more difficult, it is because of your higher calling. Your calling is higher. It means अगर आपको राह में अभी मुश्किलें आ रही है, राह में आपको परेशानियां आ रही है, आपको दिक्कत करना पड़ रहा है किन्हीं भी चीज़ों का, तो इट्स नॉट बिकॉज कि आप बदकिस्मत हो या ऐसा कुछ है, नहीं। आपका कॉलिंग हायर है, आपको ज़्यादा का वादा है, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा चाहिए, या फिर आप आप बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हो, या आपका जो कॉलिंग है, जो आपका ओरा है, आपको ज़्यादा चीज़ें मांगता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, परेशानी से घबराना नहीं है, उनका लड़ के कहीं ना कहीं पे सामना करना है और आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं द फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। उत्तराखंड जो स्टेट है उसने कैबिनेट में अपना यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल पास किया है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। मेरी हिंदी अगर थोड़ी उटपटांग हो तो माफ़ कीजिएगा। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि देखिए, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। वी हैव अ हिंदूज, वी हैव अ मुस्लिम्स, वी हैव क्रिश्चियंस, वी हैव फारसीज, जैन, ठीक है, इसके अलावा यहूदीज, सारी कंट्रीज यहाँ पे मिल बांट के रहती है। इंडिया इज़ एन सेकुलर कंट्री, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जो बहुत सारे नॉर्म्स हैं, जैसे कि कुछ बहुत सारे रूल्स अबाउट द मैरिज, रूल्स अबाउट द डाइवोर्स, रूल्स की, जैसे कि हम और रूल्स की बात करें, आपके बहुत सारे जो पर्सनल लॉज हैं वो कुछ कुछ अलग हैं, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ जगह पे सिचुएशन ऐसी आ जाती है या ऐसी परेशानियाँ आ जाती है कि वहाँ पे लोग अपने पर्सनल लॉ में जाने की जरूरत, पर्सनल लॉ में उस चीज़ को सोल्व करने की ज़रूरत करते हैं। इसको समझने का तरीका ये है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की अगर हम बात करें जहाँ पर डिवोर्स और मैरिज, और हम बोल रहे कि पॉलीगैमी बोल रहे हैं, इसे हम बोलेंगे पॉलीगैमी, ज़्यादा एक से ज़्यादा में पॉलीगैमी इज़ नॉट अ क्राइम। अगर हम मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो इन मुस्लिम रिलीजन द पॉलीगेमी मतलब एक से ज़्यादा शादियां करना इज़ नॉट अ क्राइम। बट इन हिंदू रिलीजन, इफ समबडी मैरी मोर देन वन वाइफ, अगर एक वाइफ जिंदा है उसके होते हुए भी दूसरी शादी करता है, तो दैट इज केम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम। कहीं ना कहीं पे वो क्रिमिनल एसेंस में ये कहीं ना कहीं पे आएगी। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, अगर हम किसी और एग्जाम्पल की बात करें, कई धर्मों में, हालांकि ये सब हमारे कई धर्मों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है, पर कुछ धर्मों में वो अधिकार, उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है। हम एजुकेशन की बात करें, बहुत सारे धर्मों में महिलाओं को एजुकेशन के अधिकार नहीं, हालांकि अभी चीज़ें बदल रही, एजुकेशन का राइट्स नहीं है, या पढ़ने की या स्कूल जाने की अनुमति नहीं है, पर कुछ धर्मों में है। एज पर द मुस्लिम रिलीजन, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें, इस्लाम
नाउ वहाँ पे पहले क्या था, तलाक के बारे में अगर आपने सुना होगा, सो फेमस केस ट्रिपल तलाक। देखिए तलाक के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि तलाक के बिद्दत, तलाक के हसन, ठीक है। तो जो आपके तलाक के बिदत, तलाक के हसन है, तो ट्रिपल इसमें इसी में एक था ट्रिपल तलाक अपना। ट्रिपल तलाक में क्या है कि अगर एक मेल मेंबर जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक हस्बैंड है, वो अपनी अपनी बेगम को या अपनी वाइफ को फ़ोन पर टेक्स्ट पर फ़ोन पे बात करते टाइम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर 3 बार तलाक तलाक बोल दिया जाए, तो फिर उनका वो तलाक मान लिया जाता है, उनके धर्म में ऐसा है। जबकि अगर हम हिंदूज में बात करें तो इस तरह बोलने से कुछ नहीं होता प्रॉपर, अनटिल अनलेस अ कोर्ट हैज पास्ड अ डिक्री, जब तक कि एक कोर्ट एक डिक्री पास नहीं कर देता, डाइवोर्स नहीं माना जाता। या वेदर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वेयर द डिक्री इज पास्ड और नोटराइज्ड बाय सम ऑफ अ लीगल पर्सन और जुडिशियल पर्सन, उसके पहले ऐसा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं पे ऐसे रूल्स हैं। तो है डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे रूल्स हैं। कुछ धर्म दहेज की अगर हम बात करें, हालांकि डोमेस्टिक एक्ट में जो आपका है प्रोबेशन ऑफ द डोरी एक्ट, कहीं ना कहीं पे दिस इज अगेंस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो वो कहीं ना कहीं पे अलाउड नहीं है वहाँ पे डाइवोर्स लेना। बट कहीं कहीं जगह पे हम लोग वो अलग अलग उसमें हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें हमारी जो सेकुलर स्ट्रक्चर है इसको डिस्टर्ब करती है, सेकुलर स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं पे ख़राब करती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन लक्ष्य है, जो इसका आज समाज संहिता का जो मेन भाव है, वो है कि सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट किया जाए, सभी नागरिकों को समान रूप से ट्रीट किया जाए, हमारी कंट्री को सेकुलर कंट्री जैसा बिल्कुल परफेक्ट रखा जाए, सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया जाए और सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार हो और सबके लिए नियम समान हो। उस ध्येय को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता शुरू की गई है। ये उत्तराखंड में आज ये बिल पास हुआ है और इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस मैं कल के वीडियो में ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, प्लीज़ आप पक्का देखें, आपको इस बारे में पता चलेगा। प्लस हम अगर इसमें बात करें, गोवा जो हमारी स्टेट है, गोवा इज़ द ओनली स्टेट नाउ इन इंडिया जहाँ पे समान नागरिक संहिता अभी अभी करंटली है, तो हम उस बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, समान नागरिक संहिता की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सीक टू प्रोवाइड लॉ, अ सिंगल लॉ फॉर इंटायर कंट्री, एक ही नियम सारी कंट्री के लिए प्रोवाइड करने की बात करती है। क्या बात करती है कि एक ही नियम हो, सॉरी, एक ही नियम हो सारी कंट्री के लिए, ठीक है। अ लॉ सीक टू प्रोवाइड वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल द रिलीजन एंड कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज सारे रिलीजन्स के लिए एक ही लॉ हो, और वो एक पर्सनल लॉ की बात करती है, जैसे कि आपके इनहेरिटेंट राइट्स मतलब पैतृक संपत्ति के अधिकार हो गए, एडॉप्शन के राइट बच्चा गोद लेने के अधिकार हो गए, डाइवोर्स के अधिकार, मैरिज के अधिकार, और जितने भी पर्सनल मैटर्स हैं वो सब एक ही लॉ से गाउन हो, ऐसा सिविल कोड में कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है हमारा जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी जो हमारा है संविधान में, उसमें आर्टिकल 44 में इसके बारे में मेंशन है, नीति राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी मतलब उसके आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में, संहिता के बारे में लिखा गया है या उसका वर्णन है, आप वो देख सकते हैं। याद रखिएगा गोवा इज ओनली स्टेट जहाँ पे अभी यूसीसी कहीं ना कहीं पे है, ये समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं पे है। याद रखिएगा वो भी किसके, जो फैमिली लॉज हैं उन सब पे, कौन फैमिली लॉज पे वो एप्लीकेबल है, वो पुर्तगाल रूल्स के टाइम से ही वहाँ पे एप्लीकेबल है। नाउ हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसका एम है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें मींस ऑल द सिटीजन शुड बी गवर्न बाय द सेम लॉ, सबका जो नियम है वो एक ही होना चाहिए, सबका एक ही रूल्स होना चाहिए सबका। जो आपका पार्ट 4 है, आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का, उसमें इसके बारे में यूसीसी के बारे में जिक्र किया गया है। 44 को याद रखिएगा, 4 दोनों बराबर हैं, 44 मतलब समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहा है। देखिए हमें इन सब जो हमारे समान नागरिक संहिता हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, तो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं पे हमें ये सिविल कोड की ज़रूरत है। दूसरा हम बात करें
सब रिलीजन्स को बराबर और सेम रूप से ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ऑल्दो इट इज ट्रीटेड सूम, बट इस लॉ को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दूसरा, जेंडर जस्टिस, समानता का व्यवहार, मेल और फीमेल को बराबरली ट्रीट किया जाए और दोनों समान हो, समानता अधिकार के लिए। प्लस जितने भी लॉज हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, कोडिफाइड सिंप्लीफाई करके एक जगह लाने के लिए कहीं ना कहीं पे हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचा। अब हम इसके कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस की बात करें, बहुत सारे, स्टेट वर्सेस बॉम्बे हो गया, लिली थॉमस केस है, बोम औरन केस है, सरला मुगल केस है, मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो बेगम केस है। ये सारे के सारे काफ़ी लैंडमार्क केस हैं। मैं इसमें से आपको एक केस के बारे में बताता हूँ, अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस। दिस वाज अ सिंपल डाइवोर्स केस, एक डाइवोर्स का केस था जिसमें अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान जो कि इसके हस्बैंड थे शाह बानो बेगम के, उसको वेरी फेमस शाह बानो केस भी बोलते हैं, तो इसमें उन्होंने उसको डाइवोर्स दे दिया था। डाइवोर्स देने के बाद में शाह बानो अप्रोचेस टू द कोर्ट, वो कोर्ट पहुंची, सॉरी आई एम सॉरी, तो शाह बानो कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट पहुंचने के बाद वो उनसे डिमांड करते हैं कि उनको मतलब प्रॉपर हर्जा खर्चा मेंटेनेंस के लिए वो डिमांड करते हैं। मेंटेनेंस के डिमांड करने के बाद में हाई कोर्ट उनकी इस डिमांड को मान लेता है, बट बाद में जो वहाँ पे करंट गवर्नमेंट है, पंडित जवाहरलाल, आई थिंक उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस टाइम में जो करंट गवर्नमेंट थी राजीव गांधी, द यस एग्जैक्टली द राजीव गांधी गवर्नमेंट उस टाइम में पर्टिकुलर थी। उस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पे उन्होंने कहा कि शाह बानो को किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है, उनको जो मेहर मिला है वो ही उनको वापस मिलेगा, मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। रीज़न उन्होंने क्या दिया कि मोहम्मद खान एंड शाह बानो की जो शादी हुई थी, ये एक तो ये दोनों इस्लाम को फॉलो करते हैं और मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी, और दिस इज़ गवर्न बाय द सो कोल्ड लॉ शरिया, और ये इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए इनको जो मेहर मिला है वही मिलने का अधिकार है, बाकी उनको नहीं मिलेगा। और शाह बानो को वो जो उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। तो ऐसा सच बहुत सारे केसेस हैं जिन केसेस में कहीं ना कहीं पे ये ऐसी चीज़ें हैं। तो ये शाह बानो केस के बारे में ये था। ड्रॉबैक की बात करें, कहीं ना कहीं पे सिविल जो ड्रॉबैक हैं सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड के, कम्युनल आउटरीच, कहीं ना कहीं पे इससे ना जो दो जो अलग अलग जो वो हैं, दो समाज के दो समूह हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं पे झगड़ा दंगा फसाद के चांसेस हैं। दूसरा बात करें, कहीं ना कहीं पे इससे ऐसा है कि स्टेट की जो आपकी सरकार है, आपकी स्टेट है, उसका आपके रिलीज मुद्दों में इंटरफेयर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पे इसको इस तरह से भी लिया जाता है। दूसरा, जेंडर जस्ट कहीं कहीं पे जो हम बात करें, और कॉम्प्लायंस विद इन कॉन्स्टिट्यूशंस की, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉ इस चीज़ को सही बताता है, दूसरे बहुत सारे लॉज है जो उसको कहीं ना कहीं पे गलत प्रूव करते हैं। तो ये इसके बाद ड्रॉबैक है। कल इसके लिए एक डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगा, प्लीज़ मस्ट वॉच। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ऑन योर स्क्रीन इज अबाउट द shrinking the foreign aid conflict worsen earthquake mystery in Syria। हम आज बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, या अर्थ के हम बोलते हैं भूकंप। भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप का एग्जैक्टली रीज़न क्या रहता है, नुकसान कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, और भूकंप के इंडिया में जोन कितने, उन सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर द फर्स्ट थिंग इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज सिंप्लीफाई द वर्ड शेकिंग, मतलब धरती का हिलना, या अर्थ इसका धरती का शेक होना, कहीं ना कहीं इसका एक रीजन है। ठीक है, ये किस वजह से हो सकती है, बिकॉज ऑफ दी ज़मीन से एनर्जी निकल रही है। अगर हम बात करें ज़मीन के अंदर बहुत सारी प्लेट्स रहती हैं, तो वो दो प्लेट्स जब दूर जाती है, मान लो किसी भी एनर्जी से, तो दो प्लेट्स के दूर जाने से, दो प्लेट के एक दूसरे के ओवरले होने से, या दो प्लेट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से जो शेकिंग मूवमेंट होता है उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप कहीं ना कहीं पर उसे कहेंगे, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, और वहाँ से जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, अगर हम इसे बात करें। ठीक है, और जो वाइब्रेशन है उनको हम सिस्टमिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिस्टमिक वेव बोलेंगे, जो कि वाइब्रेशन वहाँ से निकलते हैं। और हम अर्थ पे जिस चीज़ से उसे रिकॉर्ड, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ। ऑल दी वेव इज़ रिकॉर्डेड बाय दैट वी कॉल्ड सिस्मोग्राफ, इसे कहीं ना कहीं पे बोलेंगे। दूसरा बात करें, एक लोकेशन रहती है, ठीक है, जो कि अर्थ के ऊपर रहेगी, उसे हम हाइपो सेंटर बोलेंगे। नीचे फोकस रहेगा, ऊपर में हाइपो सेंटर रहेगा। आई विल शो यू द इमेज। अगर आप नोटिस, यहाँ पे आपका फोकस है,
इसके जस्ट ऊपर आपका ईपी सेंटर रहेगा। तो जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ज़मीन के अंदर से, उसके जो ऊपर में जो आपका ये है सेंटर है, ज़मीन ऊपर में ऊपरी सतह पर, उसे हम ईपी सेंटर हमेशा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, एनर्जी यहाँ से फॉर्म हो रही है। अगर आपने सुना हो न्यूज़ में कि उस भूकंप का सेंटर पर्टिकुलर वहाँ पे ईपी सेंटर रिकॉर्ड किया गया, तो वो वहाँ पे होता है। दूसरा हम बात करें, दो जो जो प्लेट है एक्सटेंशन हो रही है, दूर जा रही है, दो प्लेट रिवर्स पास में आ रही है, दो प्लेट ऐसे ट्रांसफर्स फॉर्म हो रही है, या दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर आ रही है, इन सब में एनर्जी जनरेट होती है जिससे भूकंप आने के चांसेस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भूकंप के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। पहला है आपका ग्राउंड शेकिंग, ज़मीन का हिलना, जैसे बिल्डिंग टूट जाती है। ग्राउंड सेटलमेंट, जो बहुत सारे ग्राउंड सेटलमेंट उनका डिस्ट्रॉय हो जाना है, ख़त्म हो जाना, ठीक है। लैंड और मड स्लाइड्स, ठीक है, कीचड़ के बहुत सारे तूफान आ जाना है, नदियों से बहुत सारा कीचड़ बह के आ जाना, वो रीज़न है। आग लग जाना, ग्राउंड लोअरिंग, ठीक है, ग्राउंड में से दरारें पड़ जाना। अवलांचे मतलब भूस्खलन या हिमखलन बोलते, ठीक है, बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा ज़मीन से ऊपर से नीचे आ जाता है जिससे बहुत सारा नुकसान करते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ज़मीन में गड्ढे पड़ जाना या ज़मीन खिसक जाना। फ्लड आ जाना, डैम टूट जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स होते हैं, सुनामी आ जाती है। सुनामी मतलब समुद्र की एक बड़ी सी लहर समंदर के नीचे से एनर्जी की वजह से पूरा ज़मीन पे पानी आ जाता है, वो सुनामी में होता है। नाउ इंडिया को याद रखिएगा, पूरे इंडिया को टोटल 5 जोन्स में बांटा गया है। जो राजस्थान की हम बात करें, ये आपका लो रिस्क जोन में आता है, लो रिस्क जोन में आता है। भूकंप के चांसेस यहाँ बहुत कम है। अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए गुजरात आपका मॉडरेट रिस्क जोन में आता है, याद रखिएगा। तो जो हाई रिस्क एरिया है आपका, हिमाचल हो गया, कश्मीर के कुछ एरिया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया हैं, ये हाई रिस्क जोन में आता है, आपको ध्यान रखना है। हाई रिस्क जोन इज जोन 5। जो आपका राजस्थान, हमारा राजस्थान है, ये लो रिस्क जोन में आता है, लोअर लैंड में, और इसको हम लोग जोन 2 बोलेंगे, याद रखना। आपका पूरा राजस्थान जोन 2 में आता है। आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये कहीं ना कहीं पे जोन 2 में आता है। बस एक ही जो आपका नर्मदा का पठार है, अगर हम बात करें, जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं पे ये स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी सारा का सारा आपका जोन 2 में आपका आता है। ये थोड़ा सा एरिया जो है गुजरात और जो एक बेल्ट है, ये आपके जोन 3 में आएगी, आपको ध्यान रखना है। सो दिस इस एक बार इस फोटो के एक बार पढ़ लीजिएगा। दिस नथिंग और जोन 5 इज़ अ हाई रिस्क जोन, जोन सेकंड इज़ अ वेरी लोवेस्ट रिस्क जोन, आपको ध्यान रखना है। ये सिस्टमिक मैप 2002 के डेटा के अकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। आधार आप सभी ने सुना होगा, जो यूडीएआई ने बनाया है, ठीक है, आधार अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका है आधार, आपने देखा होगा, आपका सिम कार्ड मिलता है, सारी चीज़ें इशू होती है, सब कुछ मिलता है कहीं ना कहीं पे। तो आधार के नंबर सब जगह होने से उनका मिसयूज़ भी आजकल होना शुरू हो गया है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि एक मास्क आधार बनाया है। जैसे कि आपका आधार 12 डिजिट का है, स्टार्टिंग डिजिट ऐसे रहेंगे और लास्ट का जो भी डिजिट रहेगा आपको विजिबल होगा, बाकी आगे के डिजिट नहीं दिखेंगे। इसको बोलते हैं मास्क आधार। और इसके पहले जो एक टर्मिनोलॉजी आई थी वो थी वीआईडी, वर्चुअल आइडेंटिटी। इसमें ओरिजिनल आधार की जगह पे एक अल्टरनेट नंबर जनरेट होगा, एक स्पेशल नंबर जनरेट होता है जो कि टेम्पररी होता है या फिर मान लो परमानेंट भी रहेगा, लेकिन एक्चुअल आधार नंबर वो नहीं होता है, उसको हम वीआईडी बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मास्क आधार। याद रखिएगा, मास्क आधार आपका 12 डिजिट का जो नंबर रहता है वही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में एस रहेगा और लास्ट में आपके 4 डिजिट ही लिखे रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना। आधार आपका 12 डिजिट का रहता है, आपको ये बात ध्यान रखनी, 12 डिजिट का रहता है। यूडीएआई है, यूआईडीएआई है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि आधार के लिए काम करती है, जिसने आधार जनरली चलाया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आधार की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे हम डील कर लेते हैं। आधार आपको चाहिए एम्प्लॉई पेंशन के लिए, आपको आधार की ज़रूरत है, ठीक है, एडमिशन स्कूल के लिए, मतलब यह कहाँ आपको ज़रूरत नहीं है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय पेंशन के लिए, एडमिशन स्कूल के लिए, नीट जेई किसी का एग्ज़ाम देने के लिए ऑप्शनल है पर मैंडेटरी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, इन सब के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। बट आपको आज के डेट में आधार कार्ड चाहिए अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है, नेशनल लेबर कार्ड बनवाना है, स्कॉलरशिप स्कीम आपको देखनी है, उन सब के लिए आपको, या मिड डे मील चिल्ड्रंस के लिए, इन सब के लिए आपको अभी भी आधार की ज़रूरत है। प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, आपका उज्ज्वला योजना इसी में आती है, स्वआधार योजना हो गई और स्टेप योजना होगी, राष्ट्रीय
महिला कोष हो गया, इन सब के लिए आपको आधार की ज़रूरत है। प्लीज़ वॉच इट अगेन। नेक्स्ट हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 जो आधार के यूज़ हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। जैसे कि हम बात करें आधार रजिस्ट्रेशन, ये क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। कहीं ना कहीं पे देखिए, अगर आपके बहुत सारे नंबर रहेंगे तो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है। आधार एक यूनिक नंबर है जो कि एक ही नंबर सभी योजनाओं से जुड़ा है, ताकि आपको कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। इससे जो लीकेज है, मतलब मान लो कि हो सकता है कि एक बंदा इधर से भी लाभ ले रहा हो, इधर से भी लाभ ले रहा हो, या दो जगह से, जो डुप्लीकेसी है कहीं ना कहीं पे वो खत्म हुई है, वो एक एडवांटेज है। दूसरा, आधार को हम एज अ आइडेंटिटी प्रूफ मान सकते हैं, पर याद रखिएगा एज अ एड्रेस प्रूफ नहीं होगा, बट आईडी प्रूफ इसे मान सकते हैं। ये एक आधार ऑथोकेशन प्रोवाइड करता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, आपके वोटर आईडी के लिए, आपके पैन कार्ड के लिए आधार वेरीफाई कर सकते हैं। आपके अटेंडेंस लगाने के लिए सब जगह पे आपका आधार काम आता है। तीसरा, आधार एक पेपरलेस ऑनलाइन है, कहीं भी आप अपने फ़ोन में दिखाओगे तो भी आधार कार्ड एक्सेप्टेड है। जैसे डिजी लॉकर हो गया, आप डिजी लॉकर में भी अगर आप दिखाते हैं तो भी आपका आधार कार्ड एक्सेप्टेड है। दूसरा, आधार कार्ड में रैंडम नंबर जनरेट होता है, वो किसी कास्ट क्रीड रिलीजन को शो नहीं करता है। जबकि आपका जो आपका वोटर आईडी आता था उसमें पर्टिकुलर जो डिजिट है, जो सीरीज़ है, कहीं ना कहीं पे आप किस प्रांत से वो सब डिजिट दिखाती थी। पाँचवें की बात करें, आधार से यूज़ करके आप ऑनलाइन करके आप अपने फ़ोन, आप आधार की डिटेल अपने फ़ोन पे देख सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा हम बात करें जो बहुत सारी सर्विसेज हैं उन सब के बेनिफिट के लिए आधार बहुत लाभदायक है। मतलब सिंपल है, आपको बहुत इजी रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। आधार ट्रेन ट्रेवल के दौरान आइडेंटिटी प्रूव करने में हेल्प कर देता है। दूसरा, आजकल ये जो एलपीजी कनेक्शन है, बैंक अकाउंट है, इन सब में आधार बहुत हेल्प करता है। दूसरा, अगर इसके और एडवांटेज की हम बात करें तो इसके दूसरे एडवांटेज में कुछ एडवांटेज ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो वन राशन कार्ड स्कीम है उसमें आधार कार्ड आपका बहुत नेसेसरी है, बहुत हेल्प करता है उससे कि जो लीकेज है, ड्रॉबैक है, वो बंद हो गया। सब्सिडी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, आप आधार कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं। ये सारे एडवांटेज आपके आधार कार्ड पे है। तो 8 इसके यूज़ है, एक बार प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे। टॉपिक बहुत सिंपल था, बहुत ही कम आर्टिकल्स आज के यूज़ में थे, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड हम एक बार कल दोबारा डिटेल्स में ज़रूर बात करेंगे। होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको सारा डेटा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।